विषय बिंदु पर अपना विचार प्रस्तुत करें। मैं चाहता हूं आप सब अभिषेक जी की प्रतिभा से परिचित हैं और निश्चित तौर पर अभिषेक जी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है बुद्ध धम्म में, सम्राट अशोक की धम्म नीति में। मैं चाहता हूं कि यह ताली अभिषेक जी के लिए बहुत छोटी है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आपके बीच अभिषेक रंजन जी। सबसे पहले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इनके धम्म नीतियों को, इनके देशनाओं को भारत के बाहर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूं। उसके बाद आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय तारा सेवा जी, मैं सबका सम्राट अशोक क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सबको नमोध्याय करता हूं। साथियों, आज हम लोग सम्राट अशोक क्लब के रजत जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और रजत जयंती मना रहे हैं और साथ ही साथ एक और महान हस्ती की जयंती भी हम लोग मना रहे हैं। वो अमर शहीद बिहार लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा जी की। और हमें लगता है कि डॉक्टर साहब इस बार हम लोग सम्राट अशोक क्लब की रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष हम लोग जगदेव बाबू की स्वर्ण जयंती भी मनाएंगे, क्योंकि अगले बार उनके जन्म का 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। साथियों, 25 वर्षों में सम्राट अशोक क्लब ने क्या किया, इसके लिए हमको कहीं कुछ पढ़ने या किसी ग्रंथ से सुनने की जरूरत नहीं। मैं अपना विचार यदि प्रकट करूं तो ये मेरा अनुभव है कि हम, खास करके मैं आज जो इस मंच से प्रदेश प्रवक्ता के हैसियत से बोल रहा हूं, मेरी क्या स्थिति थी कि मैं मंच पर आकर के अपना 2 शब्द अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन कहीं से भूलते भटकते हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी पहुंच गए और उनको मैंने सुना और उनको सुनने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई, मेरी सोच ही बदल गई। और मेरी ही नहीं, हमने जब इनके साथ जुड़ा और इस कारवां को आगे बढ़ाने में अपना समय योगदान देना प्रारंभ किया तो हमको पता ही नहीं चला कि हम सम्राट अशोक क्लब के हैं, कि हम अपने घर परिवार के हैं। साथियों, जो सम्मान, जो मान सम्मान हमको सम्राट अशोक क्लब में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। और ये रजत जयंती समारोह अपने आप में एक इतिहास कायम कर रही है, विभिन्न तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों को आयोजित करके। और हम लोगों को तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि हम लोग सिर्फ रजत जयंती ही देख पा रहे हैं। काश स्वर्ण जयंती भी देख लेते तो वो दृश्य कैसा होता, वो दिन कैसा होता। तो जो हमारे होनहार बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो स्वर्ण जयंती भी देखेंगे। और सम्राट अशोक की धम्म नीति की स्थिति क्या बताना, ये उनकी धम्म नीति की स्थिति, उनकी धम्म नीति से प्रेरणा लेकर के ही आज पूरे भारत में, भारत के कई राज्यों में बड़े ठीक ढंग से सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है। और ऐसे ही काम करते रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे मुख्य अतिथि ने चैनल वालों से ये बताया कि बुद्ध को अपनाकर और बुद्ध के नीतियों को अपनाकर उसको जन जन तक पहुंचा करके ही भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो जिस दिन फिर से भारत में विश्व शांति स्थापना का इतिहास लिखा जाएगा तो हमको लगता है कि उसके प्रस्तावना में सम्राट अशोक क्लब का नाम जरूर होगा। उसके प्रस्तावना में समय बहुत कम है, बहुत अधिक कुछ नहीं कहेंगे। मैं अपना समय अपने अतिथियों को देता हूं। इसी के साथ जय भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदेश प्रवक्ता बिहार अभिषेक रंजन जी। इन्होंने एक कल्पना देखी, काश हम स्वर्ण जयंती भी देख पाते, आज रजत जयंती देख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम किसान पुत्र हैं, किसान हैं। और किसान जब अपने बगीचे में पेड़ लगाता है तो यह सोचकर नहीं लगाता है कि इसका फल हमको खाने को मिलेगा, यह सोचता है
कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसको खाएगी, इसको छाया लेगी, इसके लकड़ी का उपयोग करेगी। तो हम भी किसान हैं, हमने पेड़ लगाया है और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम 25 वर्ष देख लिए, और हमारे पुत्र सौभाग्यशाली होंगे जो स्वर्ण जयंती मनाएंगे, या हमारे बीच से भी जो लोग होंगे वो सौभाग्यशाली होंगे जो स्वर्ण जयंती मनाएंगे। लेकिन इतना ये तय है कि जिस तरह से रजत जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है लटिया महोत्सव का, उससे भी कई गुना अधिक धूमधाम से स्वर्ण जयंती भी मनाया जाएगा, इतना पूरा विश्वास। पूजी गुरु जी के शिष्य तारा शाह जी को नमन बंदन करता हूं, और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि दुनिया में घूम घूम के विश्व शांति का संदेश देने वाले गुरु जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में मैं बस थोड़ा सा बता दूं कि रूस, यूक्रेन, मध्य एशिया और चीन, जापान, कोरिया, दुनिया के तमाम देशों में आप जाते हैं और बुद्ध के धम्म और संघ के बारे में बताते हैं, और बड़ा ही सौभाग्य है कि हम लोग उनके वचनों के अधीन 2 दिन से प्रेरणा ले रहे हैं और आज पुनः सुनेंगे। अपने क्रम में मैं मंच की अध्यक्षता कर रहे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, परम आदरणीय माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी का मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सम्राट अशोक क्लब को विचारों का पुंज देने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा दिलों की धड़कन डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी को भी सादर अभिनंदन करता हूं। संघ की एकता और सम्राट अशोक क्लब के विचारों को सुदूर दक्षिण तक विंध्य की पहाड़ियों को चीरकर जिन्होंने भेज दिया, उनको संघ के महासचिव हमारे अग्रज माननीय शत्रुघ्न सिंह शाक्य जी को भी नमन करता हूं छत्तीसगढ़ की धरती से, और विश्वास दिलाता हूं आदरणीय महासचिव जी को कि छत्तीसगढ़ की धरती पे ये क्लब का जो संदेश पहुंचा है वो संपूर्ण दक्षिण भारत की कोने कोने, गांव गांव तक ऐसे ही धम्म का ध्वज लहराएगा। जो विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ टीम को दे के व्यक्त किया है, तो निश्चय ही इन्हें बताना चाहता हूं कि वहां से संदेश किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध और अशोक के धम्म को पूरे दुनिया में नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ से शुरू होकर पूरे दक्षिण तक फैलेगा। और इसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे, गुरुजी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो गुरुजी ने बताया कि उड़ीसा में कुछ कार्यक्रम होने वाला है जापान सरकार का, तो उसमें दक्षिण भारत में जो सम्राट अशोक क्लब की टीम है वो क्या सहयोग कर सकती है। तो इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय गुरु जी को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित ही दक्षिण भारत में अगर जापान गवर्नमेंट, जापान सरकार और बौद्ध भिक्षु संघ अगर कुछ करता है तो निश्चित ही सम्राट अशोक क्लब की टीम दक्षिण भारत में भी इनके साथ सहयोग करेगी और विश्व शांति में सहयोग करने का प्रयास करेगी। मित्रों, एक अजीब सी ऊर्जा मिलती है जब मैं गाजीपुर की पवित्र भूमि पे आता हूं। दुनिया वालों के लिए, या यूं कहूं कि भारत वालों के लिए, सूरज तो अरुणाचल की धरती से निकलती होगी। भारत के लोगों के लिए सूरज अरुणाचल से निकलता होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो सूरज है, वैचारिक सूरज, वो उत्तर और बिहार के मध्य गाजीपुर से निकलता है। और वो पवित्र जगह ये लटिया ही है, जहां से हम लोग उद्वेलित होते हैं, विचारों को फैलाने का जज्बा हम लोग के दिल में आ जाता है। और मैं बधाई देता हूं सम्राट अशोक क्लब छत्तीसगढ़ के तमाम जिला अध्यक्षों को, जिनके त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ से छत्तीसगढ़ आज दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। और उसी की
वजह से मैं यहाँ पे बोल भी पा रहा हूं। मित्रों, एक नई चीज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। नई चीज का मतलब जो राष्ट्र ध्वज हमारा है यहाँ बिल्कुल केंद्र में है, उसके किनारे में क्लब का ध्वज है और सबसे बाहर पंचशील ध्वज है। दुनिया के बहुत से धर्म को मानने वाले लोग होंगे और हैं भी, वो सोचते हैं कि हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, लेकिन सिर्फ धर्म के झंडे को ऊंचे रखने के चक्कर में विवादों को जन्म दिया जा रहा है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब की विचारधारा और वो परिपाटी ये बात सिद्ध कर दी कि सबसे ऊपर अगर रहेगा तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही रहेगा, और उस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पंचशील से हम घेर के रखेंगे, जो विश्व शांति का संदेश दुनिया को दे रहा है। और अगर भारत में बहुत से लोग जो सोचते हैं कि हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, हमारे धर्म का झंडा ऊपर रहे, उन लोगों को एक संदेश देने का काम सम्राट अशोक क्लब कर रहा है और इससे लोगों को सीखना चाहिए। अभी हाल ही में आप लोग को बता दूं कि वाशिंगटन में अभी 3 दिन पहले की घटना है, वहां पे एक गांधी जी की मूर्ति को कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ के गिरा दिया। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि जो व्यक्ति दुनिया को शांति का संदेश दे रहा हो उसकी मूर्ति को गिरा दी जा रही है। लेकिन मैं आदरणीय को ये बताना चाहता हूं कि भारत में तो पूरी दुनिया को संदेश देने वाले आज नहीं 2500 साल पहले से जो संदेश दे रहा है उसकी मूर्तियां हर रोज छत बिछत हो रही है। हृदय बड़ा दुखी होता है कि हम कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते थे, अब ये कैसा लोकतंत्र बन रहा है। बड़ा अफसोस होता है और इस समय सम्राट अशोक क्लब की भूमिका और बढ़ जाती है, हमारे लोगों की भूमिका और बढ़ जाती है कि हम किस प्रकार से लोगों के बीच जन जन तक अपने बात को पहुंचाएं और सम्राट अशोक क्लब की विचारधारा को राष्ट्र की उन्नति, शांति और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें कि विश्व में पुनः एक बार शांति आ जाए। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सबको सादर नमो बुद्धाय करता हूं। अंत में एक बात कह देता हूं कि माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं उनका मैं हृदय की गहराइयों से अनंत आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारे दोस्त मित्र युवा साथी आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ की धरती से पुनः सबको नमो बुद्धाय। जय भारत। बड़े संक्षेप में अपनी बात बड़े ही सलीके से कह गए बड़े भाई जीवनदीप जी। एक बात इन्होंने अधूरी कही है, मैं इसको पूरा कर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भारतवर्ष में सूरज अरुणाचल से निकलता है, लेकिन डूबता कहाँ है यह इन्होंने नहीं बताया। इनको यह बताना चाहिए कि सूर्य के कन्याकुमारी में डूबने से पहले, चूंकि आपके पास छत्तीसगढ़ का प्रभार है और आपके निर्देशन में सम्राट अशोक क्लब दक्षिण की तरफ फैलने जा रहा है, तो हम सम्राट अशोक क्लब के लोग आपसे आशान्वित हैं कि कन्याकुमारी में अरुणाचल से निकला हुआ सूर्य कन्याकुमारी में डूबने से पहले कन्याकुमारी तक सम्राट अशोक क्लब का संदेश पहुंच जाना चाहिए। तब यह संपूर्ण होगा कि नहीं अरुणाचल से सूर्य निकला और कन्याकुमारी तक। और उसमें मैंने कहा भी है कि सम्राट अशोक क्लब सम्राट अशोक की नीतियों को इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कार्यकर्ता नहीं बल्कि साढ़ पैदा कर रही है। इसलिए पुनः चूंकि समय की नजाकत को देखते हुए, आपका बहुत समय न लेते हुए, पुनः मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए पुनः सम्राट अशोक क्लब पूरे परिवार को बिहार प्रदेश की ओर से सादर नमन करता हूं। तथा एक बात और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय की नजाकत है, लेकिन मैं क्या करूं, समय भी नहीं है, बोलना भी बहुत चाहता हूं, तो मैं बहुत न बोलते हुए इस रजत जयंती पे विषय वस्तु से हटके ये बोलना चाह रहा हूं कि आप जो मुझे ये देख रहे हैं, मैं सम्राट अशोक क्लब या इस तरीके की किसी भी संस्था का मैं प्रबल विरोधी था।
इसलिए मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूं अपने युवा क्रांतिकारी साथियों के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को हाईली इंटेलेक्चुअल समझता था। दिल्ली में रहने के बाद मुझे लगता था मैं सबसे ज्ञानी हूं, क्योंकि मेरे अंडर यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको आईएएस बनाता हूं, वो पैर छूते हैं। लेकिन सम्राट अशोक क्लब में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ज्ञान तो बड़ा अल्प ज्ञान था, बहुत अल्प ज्ञान था। कैसे? क्योंकि मेरी 3 पीढ़ियां सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से इस लटिया की धरती पे, यही पुआल पे बैठ के गई है। मेरे बाबूजी जो पिछले 12 साल से सुबह 4 बजे भोर में निकलते थे, इस बात को रजत जयंती पे बोलना मैं जरूरी समझ रहा हूं, इसलिए मैं आपसे समय लेकर बोल रहा हूं कि वो 12 साल कंटिन्यू 4 बजे भोर में बिहार की धरती से निकलते थे, वो अपना लिट्टी बाटी बना के और कंटिन्यू आते थे और इसी भीड़ में पुआल पे बैठ के जाते थे। शायद उनको अपने बेटे को समझाने में या इस ट्रैक पे लाने में 12 साल लग गए। शायद मैं अपने पिताजी को नहीं समझ पाया। वो जब आते थे, माँ बनाती थी तो मैं कहता था ये पगला गए हैं। आज मुझे पता चल रहा है, इसलिए नहीं कि मैं इस मंच से बोल रहा हूं, इसलिए कि पिछले 5 साल से मैं सम्राट अशोक क्लब में काम कर रहा हूं, तब जाकर मुझे फील हुआ, महसूस हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं बाबूजी सही जगह थे, मैं ही गलत जगह था। और तो और एक और मैं बात बता दूं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं कहीं भी किसी संगठन में काम करते हुए, तो मैं अपने साथियों और जितने भी गणमान्य लोग हैं, खासकर यहाँ उपस्थित, उनको फिर से इस रजत जयंती, सम्राट अशोक क्लब की रजत जयंती पे बताऊं कि इसी माटी में, इसी पुआल में और सर्द ठंड में बिहार से ही मेरे नाना जी लगते हैं, और वो उस समय वर्तमान विधायक थे माननीय एनके नंदा, नंद कुमार नंदा, और आपके इस पावन माटी पे उन्होंने भी पुआल पे बैठ के रात गुजारी है अपने बॉडीगार्ड के साथ। लोग मंच पे आने के लिए कहते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि 2-2 पीढ़ियां मेरी यहाँ आई थी और मैं आने के लिए तो मतलब मैं तो विरोधी था, लेकिन पिछले 5-6 सालों से मुझे लगा कि मेरे जितने भी बुजुर्ग और पूर्वज जो थे वो बहुत सही जगह था, मैं गलत जगह था, और मैं अब सही जगह आ गया हूं। तो इसीलिए पुनः आप सबका, खासकर इस जवनिया की पावन माटी का मैं सादर नमन करता हूं, जो मुझे एक पूर्ण रूप से सांड बनाने के लिए कटिबद्ध है और बना भी दिया है। और सारे पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय प्रवक्ता का, सबका मैं ऋणी हूं। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सजग भारत, श्रेष्ठ भारत, जय भारत। पिताजी भी अपनी जगह पर सही थे, नाना जी भी अपनी जगह पर सही थे। होता क्या है कि कोई भी कार्य अगर समय से पहले हो जाता है तो वह सही नहीं होता है। तो 12 साल लगे तो सही समय था, क्योंकि हमारे यहाँ बरही होती है। बच्चा पैदा होता है तो बरही का मतलब क्या, 12 दिन तक बच्चे को सुरक्षित रखा जाता है कि इसको बाहर की हवा न लगे। और जब बाहर की हवा लगने लायक जब बच्चा हो जाता है तो 12 दिन के बाद बच्चे को लोक को समर्पित किया जाता है। तो 12, क्योंकि वो बच्चा होता है, अब आप आईएएस वाले बड़े बच्चे थे, बच्चे के बच्चे थे, इसलिए आपको 12 साल के बाद लोक को समर्पित किया गया है और आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर के आए। एक बार जोरदार ताली। और आइए, इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी को आमंत्रित करूं, पुनः मैं एक बार सूचना देना चाहूंगा आप लोगों को कि 5 बजे यह कार्यक्रम समाप्त होगा और 6 बजे आपके बीच डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंत्री कुमार प्रवीण जी, सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए, सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को नमन करते हुए, पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले
तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बृहत्तर भारत के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और तमाम ऐतिहासिक क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे मंच पर राष्ट्रीय महासचिव जी और अनवरत 24 वर्षों से सम्राट अशोक क्लब के विचारों को संपूर्ण जनमानस तक अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपनी भाषा से लोगों को जागरूक करने वाले सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, हमारे धर्मगुरु और मंच पर बैठे हुए तमाम अतिथिगण, सामने बैठे सम्राट अशोक क्लब के जबाज, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे साथियों, जिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश नवनिर्वाचित कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारी माताएं बहनें और दूर दराज से आए हुए धर्मप्रिय बंधुओं, इस रजत जयंती के पावन अवसर पर सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, एक बहुत बड़ा लंबा सफर आज हमारे बीच बड़े भाई सुभाष जी नहीं है, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। खास तौर से वो गाजीपुर के तमाम उन क्रांतिकारी साथियों का जिन्होंने आदरणीय सुभाष जी के विचारों को डॉक्टर सच्चिदानंद और अन्य लोगों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का काम पहले गाजीपुर में किए। शायद किसी को अंदाज नहीं लगता था कि 25 वर्ष कब कैसे बीत जाएगा और सम्राट अशोक क्लब का कारवां 7 प्रांतों में फैल जाएगा। लेकिन जो आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का त्याग, आप लोगों का समर्पण जो सम्राट अशोक क्लब को मिला, आज उस कारवां को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और तमाम प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष जिस तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, तो जो सोच के साथ सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना, जिस सोच के साथ सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है, अभी हमारे तमाम विद्वान साथी, हमारे प्रदेश प्रभारी, अभी छत्तीसगढ़ प्रभारी जी बता रहे थे कि जो आज आखिर कौन सी राज थी। बहुत सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य कर रहा होगा कि रजत जयंती पर कि धर्म ध्वज पहले है, क्लब का ध्वज है, फिर राष्ट्रीय ध्वज है। सम्राट अशोक क्लब ने दिया क्या है, आप मूल्यांकन खुद कर लें। मैंने तो एक ही मूल्यांकन किया, अभी भीषम जी बता रहे थे, मैं एक इंजीनियर हूं, आईएएस हूं, आईएएस की ट्रेनिंग देता हूं, आईएएस हूं नहीं, आईएएस की ट्रेनिंग देता हूं, कोचिंग करता हूं। अभिषेक रंजन जी भी बता रहे थे, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष मेडिकल स्टोर चला रहे थे। लेकिन हमको ये लगता है कि सम्राट अशोक क्लब ने चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, वो चाहे जिस भाषा का विद्वान रहा हो, लेकिन सबको इतिहास पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये सम्राट अशोक क्लब ने किया। ये कौन सी बेचैनी, कौन सा एक ऐसा जागरण जिसके कारण एक हम लोगों का छोटा सा बच्चा संविधान के बारे में जाने, ये शायद वकील लोग जानते थे धारा 302 क्या होती है, आखिर संविधान का पालन क्यों नहीं होता, राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहरता है, आम जनमानस को पता नहीं था। लेकिन साथियों, मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस भारत में अगर किसी ने सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीति के साथ साथ
अगर भारतीय संविधान को जनमानस में पहुंचाने का काम किया है तो वो सम्राट अशोक क्लब है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस रजत जयंती के पावन अवसर पर कि इंजीनियर, डॉक्टर, चाहे जो भी होगा, अगर जब तक वो संविधान को नहीं जानेगा, संविधान के नियमों को नहीं जानेगा, तब तक सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीति लागू नहीं हो सकती। तो बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बधाई देता हूं कि ये जो कारवां 25 वर्ष तक आप लोगों ने अनवरत लेकर के आए, बहुत सारी जो कमियां थी, सम्राट अशोक क्लब को जो आप लोगों ने प्रेरणा दिया, जो आप लोगों ने सुधारने का मौका दिया, सम्राट अशोक क्लब के तमाम जब आज बड़े पदाधिकारी इन पर गहन चिंतन मनन करते करते इन्होंने उस तरह की व्यवस्था किया कि आने वाले समय में आज बिसलेरी का पानी, पीने का पानी आपको 20 रुपये बॉटल मिलता है, वो भी फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब कि ये जाबाज साथी जो मैरून कलर में अपना ड्रेस पहन करके जगह जगह पर जिस तरह के लोग कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, आज के डेट में आपको बता दूं कि सम्राट अशोक क्लब की प्रेरणा है कि जो आदमी 20 रुपये का फ्री में पानी नहीं दे सकता, सम्राट अशोक क्लब के साथी फ्री में ब्लड दान करने का काम करते हैं। ये ब्लड दान करने का काम करते हैं। शुरुआत में हम लोगों पर बहुत सारी बातें आई, जातिवाद, धर्म की बात, लेकिन सम्राट अशोक क्लब ने जिस पैदान पर आज खड़ा, सारी जातियां यहां समाप्त होती है। पुलिस प्रशासन के लोग हमारे यहां बैठे, तमाम मीडिया के भाई बैठे हुए, शायद वो लोग भूल जाते हैं कि जिस पद और गोपनीयता की हम शपथ लेते हैं, वो पद और गोपनीयता कहीं न कहीं वो आगे जाकर के भूल जाते हैं। लेकिन सम्राट अशोक क्लब का एक 12 साल का, 10 साल का बच्चा भी होगा तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार जब हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरता है तो निश्चित तौर से वो सावधान की मुद्रा में होकर के राष्ट्रगान गाता है। अगर ये किसी ने सिखाया है तो सम्राट अशोक क्लब ने सिखाया है। इसलिए साथियों, हमारी माताएं बहनें आज बैठी हैं, इन लोगों का भी जो योगदान रहा, जगह जगह पर राष्ट्रीय प्रतीकों का जो कार्यक्रम हुआ, चाहे पटना की धरती पर अशोक जयंती हो, चाहे शिलालेख महोत्सव हो, चाहे वो लखनऊ की धरती पर संविधान दिवस हो, चाहे दिल्ली की धरती पर धम्म विजय दिवस हो, हर जगहों पर जितनी हमारी माताएं बहनें ने, अभी 26 जनवरी को मिर्जापुर में कार्यक्रम हुआ, देख करके हम लोग आश्चर्यचकित रहे। जिस अनुशासन के साथ, जिस नियम के साथ, जिस तन्मयता के साथ तमाम हमारी माताएं बहनों ने जो 26 जनवरी का कार्यक्रम को संपादित किया, शायद तमाम ऐसे संगठन बहुत दुनिया में चलते हैं, दिखाने के लिए चलते हैं, लेकिन हम लोग कुछ करने के लिए चलते हैं। पुनः मैं आए हुए सभी अतिथियों का, सभी अपने पदाधिकारियों का, केंद्रीय कमेटी का, प्रशासन, मीडिया, तभी सभी लोगों का सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय। आपको सम्राट अशोक क्लब के साथ एक लंबा अनुभव है और उन अनुभवों को आप साझा कर रहे थे, और निश्चित तौर पर सम्राट अशोक क्लब की गतिविधियां इस समय जो चल रही हैं वह धर्म और जात से ऊपर उठ के चल रही है। और इसका जिक्र इन्होंने कहा, इन्होंने चर्चा किया रक्तदान का, और रक्तदान सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से पूरे देश में जिस जोर शोर से चल रहा है, इसको पूरा देश हाथों हाथ ले रहा है। और निश्चित तौर पर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जिसमें न तो कोई जाति होती है, न तो कोई धर्म होता है, न तो कोई संप्रदाय है। गाजीपुर में 32 यूनिट रक्त है सम्राट अशोक क्लब की तरफ से। किसी को भी जरूरत है वो सम्राट अशोक क्लब से संपर्क करके वो रक्त ले सकता है इमरजेंसी। रक्त ही एक ऐसी चीज है, जैसा कि प्रभारी जी बता रहे थे
कि वह न तो धर्म से संबंधित है, न तो जात से संबंधित है, न किसी फैक्ट्री में बन सकता है। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, शीशे को मोम कर दे, पत्थर को दिल बना दे। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, शीशे को मोम कर दे, पत्थर को दिल बना दे। और लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में किस जात का लहू है कोई डॉक्टर। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में कोई किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। तो 32 बोतल खून गाजीपुर के, 32 बोतल खून ब्लड बैंक गाजीपुर में पड़ा हुआ है। अब वो कोई बता दे कि वो किस जात का है, बता देगा जो नहीं सो। और उसको उस खून को कोई भी जाति का व्यक्ति ले सकता है, कोई धर्म का व्यक्ति ले सकता है, कोई संप्रदाय का व्यक्ति। और उसमें से और मैं बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सम्राट अशोक क्लब के द्वारा चल रही है। आइए कार्यक्रम को गति देते हुए अब हम अपने अनुशासन प्रिय महासचिव सम्राट अशोक क्लब की अनुशासन नीति को बहुत ही एक ऊंचाई दी है। मैं चाहता हूं कि बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां और आपके बीच हम लोगों के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शत्रुघ्न सिंह साकी जी। जितने भी प्रदेशों में सम्राट अशोक क्लब का कारवां बढ़ रहा है, हमारा एक ही फोकस है कि जितना जल्दी हो सके एक योजना बना करके सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इस बात के लिए लग जाएं कि कोई ऐसा गांव ना बचे जहां सम्राट अशोक क्लब की शाखा ना हो। क्योंकि जो ज्ञान का प्रवाह, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय, बिहार अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय जीवनदीप जी तथा अन्य लोग, बिहार प्रदेश के प्रवक्ता माननीय अभिषेक रंजन जी, आप सब लोगों ने जिस चीज की चर्चा किया है, जिस विचार की चर्चा किया है, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि सम्राट अशोक क्लब अपने इस मंच के माध्यम से जो चीजें बताता है, इस तरह की चीजों को सुनने के लिए हम लोग शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, भारत देश की राजधानी में रहते हैं। वहां पर लोग 1,500 से लेकर के 25,000 रुपए तक टिकट का पैसा देते हैं। जो बातें यहां बताई जाती हैं, इस तरह की बातों को सुनने के लिए वहां पर पैसे लोग दे करके सुनते हैं। भारतवर्ष के संविधान पर जो चर्चा होती है वो ज्यादातर विश्वविद्यालयों में होती है, कॉलेजेस में होती है, स्कूलों में होती है। और वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं, आजकल प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां पर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं, वहां की फीस कम से कम 1 लाख रुपए सालाना है। साथियों, इस बात को समझना होगा कि जो गूढ़ रहस्य सम्राट अशोक क्लब के शिलालेखों से निकाल करके हमारे डॉक्टर साहब जो परोसते हैं, सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता और पदाधिकारी परोसते हैं, उन चीजों को सुनने के लिए लोग कितने लालायित रहते हैं, कितने जतन किए जाते हैं, उसके लिए बुकिंग होती है। वो सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग उन चीजों को यूनिवर्सिटी से निकाल करके और ला करके आम जनता में परोसने का काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे देश में कई राज्यों में सम्राट अशोक क्लब का कारवां फैल चुका है। और
अगले 5 वर्षों में हमारा टारगेट है बतौर इस पद पर मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 10 और राज्यों में सम्राट अशोक क्लब का कारवां पहुंचना चाहिए, तभी वो एक पंचवर्षीय योजना कही जा सकती है। और इसके अलावा जो भी हमारा समय है, मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर माननीय सच्चिदानंद मौर्य जी को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत समय नहीं है। और जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने बार बार इंगित किया है कि 5 बजे 5:30 बजे के बाद हम लोगों का मूल कार्यक्रम जो होना है 2563 दीपक जो जलाए जाने हैं 25 वर्ष की पूरे होने पर, तो उस कार्यक्रम के लिए सब लोग रहेंगे। और मेरा अनुरोध है कि कोई जाएगा नहीं, महिलाएं, बच्चे, सब लोग मिल करके इस खुशी के पर्व पर जो आतिशबाजी होनी है, जो खुशी का एक माहौल, खुशी का एक परचम जो लहराना है, उसमें आप सब लोग शरीक बने, उसमें सभी लोग उसके गवाह बने आप लोग, ताकि लोगों को ये पता लगे कि भीड़ भले ही कम थी, भले ही कम लोगों को बुलाया गया, लेकिन सम्राट अशोक क्लब के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं थी। तो इसी के साथ सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सबको नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय महान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। 4:15 हो गए हैं, 45 मिनट तक और कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद हम दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और बोलते। यह बहुत ही कम लोगों में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मैं कहता हूं कि यह गुण इनके अंदर प्रकृति प्रदत्त है कि विश्व के जिन जिन देशों में गए हैं, वहां की जो जो भाषा बोली जा रही है, उन भाषाओं को ये बोल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये आम आदमी के वश की बात नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ परम पूज्य धम्मगुरु जुनसई तेरा सावा जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और हमें संक्षेप में संबोधित करने का कष्ट करें। दोस्तों, आज ऐतिहासिक ओकेजन में समय कम होने से सबसे पहले आप लोगों का फेस्टिवल है और आंदोलन है, इसको संभालित होने के लिए मेरा आशीर्वाद प्रार्थना थोड़ा समय देना चाहता हूँ, और उसके बाद मेरा थोड़ा विचार आपको सुनाना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा समय। ये प्रार्थना है और धर्म दुंदुबी का आवाज है। वो भगवान बुद्ध इस संसार में आया, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, इसका मार्ग दर्शन प्रकाशित किया, प्रचारित किया। भारत से इस ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, सारे दुनिया में प्रसारित हुआ है। मनुष्य के इतिहास में इतना महान सच्चा जागृति धर्म आंदोलन कभी नहीं हुआ, भारत से ही हुआ
भगवान बुद्ध का ज्ञान की वजह से हुआ और इसको सारे दुनिया में प्रसारित किया, वो राजा अशोका का महाकार्य इतिहास है। जापान तक पहुंच गए, इससे वजह से हमारा देश में भगवान बुद्ध का संदेश पहुंच गया है 1400 वर्षों पहले। इसी समय से हम लोग ऐसा भगवान बुद्ध का भविष्यवाणी था, जो भगवान बुद्ध का श्रेष्ठ ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाशित किया। सबसे महान संदेश का नाम है सद्धर्मा पुंडरीका सूत्र। वो भगवान बुद्ध ने राजगीर का पर्वत में पवित्र, उसका गिरिधर का नाम है, इसका पर्वत में 8 साल बैठ करके प्रसारित किया, प्रकाशित किया है। इस ज्ञान का, संपूर्ण ज्ञान को सद्धर्मा पुंडरीका बोलता है। और जापान में 1600 वर्षों पहले से अभी तक जो इस ज्ञान धर्म परंपरा जिंदा होकर के फिर दोबारा बार अपना भारत भूमि में वापस आना चाहिए। 2500 वर्षों के बाद इस भविष्यवाणी पूरा करने के लिए मेरा धर्मगुरु फूजी गुरु जी अखिल जापान से बहुत दूर से इंडिया पहुंचा है। 90 वर्षों पहले की बात है। इसी समय है भारत है ब्रिटिश राज के अंदर में अभी फ्रीडम के लिए मास आंदोलन चालू हो रहा था। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल में विदेश का भगवान बुद्ध का चेहरा में केवल जापान का फूजी गुरु जी अकीरा नया देश भारत स्थापना करने के लिए भगवान बुद्ध का ज्ञान धर्म परंपरा जिंदा करके फिर भारत में लेके आया है। ये इतिहास बहुत बड़ी बात है। नया भारत जन्म होने के समय भगवान बुद्ध का ज्ञान धर्म परंपरा जापान से इंडिया वापस आ चुका है। इसके पवित्र कर्म के ऊपर अपना नया भारत स्वतंत्रता हुआ है। इसका नया भारत का स्वतंत्रता का विश्व के लिए क्या मतलब है? केवल मॉडर्न इतिहास में एक देश स्थापना किया, नया देश जन्म हुआ अहिंसा सच्चा धर्म के ऊपर में। तो ये भारत का नया देश का मतलब है आज ही अभी सारे दुनिया के लिए बहुत महान मतलब होता है। जापान है ब्रिटिश राज से, अमेरिका से, रूसिया से, इसी समय का सारे यूरोप का बड़ा देश से लड़ाई किया। एशिया का खैर छोटा एक जापान है, सारे दुनिया का महादेश से लड़ाई किया। लड़ाने के बाद क्या हुआ? आन बम 2 शहर में गिरा हुआ है और सर्व शहर नष्ट हुआ है। हिंसा से देश बनाना असंभव है। सर्वनाश का युग आ गया। इसी समय नया भारत है, भगवान बुद्ध का नया धर्म परंपरा वापस लेकर के नया देश का फिर जन्म हुआ। इसको आगे चलाने वाला है वो आप लोग हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार विश्व जागृति आंदोलन पूरा देश में प्रचार किया। राजा अशोका ने ग्रीक है, इजिप्ट है, पेर्शिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, चाइना है, पूरा देश में भगवान बुद्ध का धर्म जागृति को विश्व आंदोलन बनाया है। तो अभी जापान में हम लोग देखा है हिंसा युद्ध से अभी ऐसा परिस्थिति आ गया, मामला खतरनाक है। सारे देश सारे विश्व नाश होने वाला है। तो मैं भिक्खु बनाया और इंडिया सबसे पहले बार आया था 19 के मई में, अभी से 50 साल पहले। तो मेरा भिक्षु का जीवन है इंडिया से शुरू किया। 50 साल पहले फूजी गुरु जी ने मुझे लेके आया और कलिंगा उड़ीसा का अशोक राजा ने कलिंगा युद्ध किया। इस पहाड़ में
विश्व शांति स्तूपा बनाया है, मेरा हाथ से बनाया। 3 साल दिन रात जमीन खोदाई किया, पत्थर तोड़ दिया, लोहा को तराया, कंक्रीट खोला गया। इतना महान शांति स्तूपा है, कलिंगा में स्थापना किया। अपने बोला है राजा अशोक का खुद आंखों में देखा कलिंगा युद्ध से कितना खतरनाक, कितना दुख, कितना मामला है युद्ध के वजह से। इस दुख को देख करके क्षमा हुआ और भगवान बुद्ध का सत्य ज्ञान सर्व जीवन लक्ष्य कल्याण मुक्त का मार्ग है, इसको स्वीकार करके सारे विश्व में प्रचार किया है। कलिंगा से हुआ। इस कलिंगा में हमने शांति स्तूपा बनाया है। अभी देखिए आजकल और पैंडेमिक है, सारे विश्व में बीमार हो चुका है और सारे देश बंद हो गया। हम 10 दिन पहले बार इंडिया वापस आने का मौका मिला है। पैंडेमिक में पूरा देश बंद था, सीधा अपना सम्मेलन में आने का मौका मिला है। अभी देखिए विश्व राजनीति का सिस्टम है, कौन सा देश भी हो राजनीति है, पूरा अधर्म अज्ञान का राजनीति चलता है। इसलिए होने वाला खतरनाक है, मामला है, बहुत महान है, कॉर्पोरेशन भी आ जाएगा। इसको सफार करने के लिए सच्चा ज्ञान का विश्व जागृति है, आंदोलन शुरू करने के लिए आप लोग खड़ा है। ये आंदोलन है, हम लोग एक आदमी, हम लोग एक अपना जागृति का प्रकाश, आप खुद प्रकाश बनाओ। एक प्रकाश, 10 प्रकाश, लाखों करोड़ का प्रकाश है बनेगा तो इस युग का अधर्म अज्ञान का राजनीति को तोड़ के सच्चा धर्म विजय का नया युग है, आप लोगों का हाथ से बना जाएंगे। इतना ही मैं प्रयत्न करके मेरा समाप्त करता हूँ। ये थे हम लोगों के मुख्य अतिथि जापान के धम्मगुरु जुनसे तेरासावा जी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगले 3 दिन तक गाजीपुर जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण करेंगे और सम्राट अशोक क्लब की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये अपने गंतव्य तक जाएंगे, तो आप इनके स्वागत के लिए अपने अपने गांव में तैयार रहिएगा। और आइए मैं पुनः आप लोगों को संदर्भित कर दूं कि 5 मिनट के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन के बाद सभी लोग जिनको जहां ड्यूटी मैंने बताई है आप वहां पर उपस्थित रहेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। यहाँ पर दीप है, रखा गया है, आप लोगों को दीप मिलेगा और यहाँ से दीप, और दीप के लिए हमारे राष्ट्रीय महाप्रबंधक जी आप लोगों से आप संपर्क करेंगे, इनसे आपको हर जगह के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप दे दिया जाएगा। इसके बाद आप दीप प्रज्वलित करने के उपरांत पूरा उल्लासमय वातावरण में उल्लसित होने के उपरांत अपने प्रदेश अध्यक्ष से अनुमति के बिना आप इस कार्यक्रम से नहीं जाएंगे। आइए अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए अपने परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीननाथ मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी सम्राट अशोक क्लब की गतिविधियों का संक्षेप में उल्लिखित करते हुए अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, अपने जुझारू राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और आपके भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्वगुरु महामानव, महान कारुणिक, महान वैज्ञानिक, महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके भारत को, उनके विचारों को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिंदा रखने वाले सम्राट अशोक महान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जितने भी महापुरुष आज हमारे बीच नहीं है, चाहे वो सीमा के अंदर लड़ने वाले हो या सीमा की रक्षा करते करते लड़ते लड़ते शहीद हो गए हों,
उनके साथ दुनिया के सारे शहीदों को सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मित्रों, आज इस मंच पर हम धन्य हो गए जब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जमशोई तेरा सावा जी हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार किए और साथ ही साथ यह भी संदेश भिजवाए कि मैं जल्दी में भारत नहीं हूं, मैं जब भारत में आता हूं तो मुझे समय घूमने में व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त करती है। मेरे मित्रों, इस बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि मैं भारत में आया हूं तो लटिया महोत्सव के साथ पिछले आगे 4 दिनों तक भारत में घूम करके यहाँ के लोगों का अध्ययन करूंगा और विशेष तौर से जहां जहां सम्राट अशोक क्लब परिवार सक्रिय है उनके गांवों को देखने की इच्छा आपकी है कि आपको तो मैं देखता हूं, लेकिन आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं, आपका गांव का निवास कैसा है, उस भारत का अध्ययन करना चाहते हैं। तो आप तैयार हैं जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय बताए, और आप लोग स्वागत के लिए तैयार रहे मेरे मित्रों, और ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करें जो कि जा करके उसकी गूंज जापान तक जानी चाहिए। ऐसा स्वागत हम लोग करें मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, इस मंच पर बहुत बड़े बड़े महारथी हमारे टीम के योद्धागण बैठे हैं। मित्रों, 7 मिनट और समय है, 2 मिनट पहले इस कार्यक्रम का मुझे समापन कर देना है, क्योंकि हम सम्राट अशोक क्लब के नियमों का पूरी तरह से फॉलो करते हैं। मेरे मित्रों, 25 वर्षों का इतिहास बताने में कम से कम 25 दिन लगेंगे। सम्राट अशोक क्लब ने इतना काम किया है कि 25 वर्षों का इतिहास बताने में 25 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में संबोधन के बाद मैं बता देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, जब मैं सम्राट अशोक क्लब से जुड़ा था तो मैं भी 25 साल का था और इस समय मेरी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन मेरी पत्नी बड़ा फक्र के साथ कहती है कि अभी आप 35 साल के लगते हैं। तो मेरा हृदय बड़ा दिल दुगना हो जाता है कि कम से कम कोई मुझे कहने वाला तो है, और वो कहने वाला आज इस मंच पर प्रूव हो गया। क्योंकि कभी कभी पत्नियां गुस्साती है तो बोलती है कि भाई कहाँ चल दिए, लेकिन आज उनको लगा, क्योंकि लोग किसी भी आदमी के बारे में मरने के बाद लोग फूल चढ़ा करके और उसको अच्छा कहने का काम करते हैं, कम से कम आज हम लोगों की पत्नियों को 25 वर्ष जो उन्होंने हम लोगों को काफी कीमती समय दिया है और काफी कष्ट सह करके उस घर को चलाने का जो बीड़ा आपने उठाया है, और हम लोगों के संबंधी विशेष तौर से क्लब के लोग अगर घरों में चले जाते हैं, मेरे मित्रों, मैं उन पत्नियों को, उन बेटियों को, उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनको दुख नहीं होता है कि 25 आदमी का खाना बनाना होता है, हमको परेशानी होगी, बल्कि वो बीमार भी रहती है तो बोलती है कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं जिंदा हूं, आपकी मर्यादा को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा, और उस मर्यादा को आप आगे बढ़ाने का काम करती है। मेरे मित्रों, मैं सबके बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर जानता हूं। जब से मैंने सम्राट अशोक क्लब से जुड़ा, मैं 10 साल बेरोजगार रहा और मेरी पत्नी उस समय भी मेरा भरपूर साथ देती थी, और उनके प्रयास से, उनके कदम से कदम मिला करके 10 वर्ष लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष करके उस नौकरी को प्राप्त किया। उसके लिए 1 हफ्ते लखनऊ की सरजमी पर जेल में रहा, कोई नहीं जाना। मेरे मित्रों, मेरी हार्दिक इच्छा है कि संगठन के लिए जेल मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन इस संगठन को अगर कुर्बानी मैं दे दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे मित्रों, मैंने अपने परिवार में कह रखा है कि मरने से कायर और बुलटिल डरते हैं, बहादुर कभी डरा नहीं करते हैं, और जब यह सत्य है कि एक दिन आदमी जन्म लिया है तो एक न एक दिन मरेगा, तो हमें कायर और बुलटिलों की तरह मरना नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में नाम लिखा करके अमर होकर के मरने का काम करना है। मैं बड़ा ही श्रद्धा से उनकी धर्म पत्नी के रूप में माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी की पत्नी गिरिजा मौर्य जी बैठी हैं,
जब मैं इनको देखता हूं मेरे मित्रों, मुझे वो दिन याद आते हैं कि शायद आप नहीं होती, आप साथ नहीं देती तो संस्थापक महोदय इतने कारवां को आगे नहीं बढ़ाते। आपका बहुत बहुत योगदान है इस सम्राट अशोक क्लब परिवार के लिए। और आपका जो बड़ा योगदान है कि आपने एक पति को दान किया है। मेरे मित्रों, सबसे बड़ा जो दान होता है वो पुत्र दान होता है, लेकिन पुत्र को पैदा करने का जो माध्यम होता है वो पति होता है। इसलिए जो जागरूक महिला होती है वो कहती है कि मैं पुत्र को दान कर सकता हूं, पति को दान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पुत्र अगर नहीं रहेगा लेकिन अगर पति रहेगा तो पुनः हम पुत्र पैदा करेंगे। ऐसे महान योद्धा आज की महिलाओं को, जिनको सम्मानित किया गया और जिन्होंने सम्मानित किया, और जो मेरी बहनें बच गई वो उनसे भी बहादुर हैं। उनको और अच्छे तरीके से हम आने वाले दिनों में सम्मानित करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, यह 2 दिन का जो कारवां, मेरे 5-6 बहनें मेरे मित्रों कल के डेट में आई थी और उन्होंने पांडे मने दिलदार नगर मोड़ से लेकर के और यहाँ लटिया परिसर तक हाथ में जो नाजुक हाथ कहे जाते हैं, जो घर में केवल झाड़ू लगाती है, मेरे मित्रों इस समाज में झाड़ू लगा करके, लोगों के दरवाजे पर झाड़ू लगा करके, अपने पावन पर्व अतिथि महोदय को साफ सुथरा रास्ता मिले उस पर झाड़ू लगा करके, साफ करके और इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनके और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और वो बहादुर बहनें जिन्होंने आज इस कारवां को पूरे उतने दूर तक सफर को तय किया है, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूं। और जो डॉक्टर साहब बात को कहे मुख्य वक्ता जी, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। आप सम्राट अशोक क्लब के सच्चे कार्यकर्ता नहीं कहे जाएंगे, जबकि अगर किसी भी धर्म समुदाय की अगर महिला मिलती है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अगर होती है, उसका हर संभव मदद करने का काम करे। और मेरे मित्रों, अगर दुश्मन कोई छेड़छाड़ करता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम करें, क्योंकि यह इतिहास लिखना है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं अपनी सम्राट अशोक क्लब की महिलाओं के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप आइए सम्राट अशोक क्लब से जुड़ करके और आगे बढ़ करके काम करिए। अगर कोई आपके एक बुरी नजर से देखता है तो ये सम्राट अशोक क्लब वाले हैं, उसके आंख भी फोड़ करके और आपको सुरक्षित करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, मैं इसी के साथ एक बड़ा लंबा कारवां 25 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी एक और सफर, मेरे मित्रों आपको विश्वास, बहुत सारे साथी कहे कि भाई पता नहीं मैं देखूंगा स्वर्ण जयंती की नहीं देखूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं देखूंगा स्वर्ण जयंती। मुझे विश्वास है, मौत को चैलेंज दे करके मैं इस स्वर्ण जयंती को देखूंगा और उस अपने नंगे आंखों से देखूंगा। अगर नहीं देख पाता हूं किसी कारण से तो हाफ सेंचुरी को जरूर देखूंगा। 25 वर्ष बाद हाफ सेंचुरी लगेगी, हमारा जैसे हाफ शतक लगता है। हाफ सेंचुरी जब लगेगी तो 25 वर्ष तो हमें जिंदा रहना ही है। लोग कहते हैं कि मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहता हूं कि मौत को हरा करके और मैं इस सेंचुरी को देखने का काम करूंगा। मेरे कार्यकर्ता जाबाज हैं, मेरी बहनें जाबाज हैं और उनको कोई हराने का काम नहीं कर सकता है। पीड़ा और योजना और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जाबाज कार्यकर्ताओं, उठो और उठो, इस भारतीय झंडे के लिए अपने जान की बाजी लगा दो। उठो और इस भारतीय संविधान के लिए अपने जान को न्यौछावर करके सम्राट अशोक क्लब के इतिहास में अपने नाम को लिखाने का काम करो। मेरे मित्रों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी दीपक के लिए आपाधापी नहीं होगी, लेकिन एक जगह आपने आपाधापी कर दिया है। एक बड़ी योजना राजधानी में हम लोग छेड़े थे और वो जब बातें आई, सिर्फ एक छोटा सा संदेश मोबाइल के माध्यम से आप तक गया और मेरे मित्रों आपने धूम मचा दिया, धूम मचा दिया आपने। हम रख नहीं पा रहे थे कि कितना आपने हमको श्रमदान कर दिया
इतना धम्मदान कर दिया कि आवश्यकता कम थी, हो गया ज्यादा। लेकिन एक बहुत बड़ी अभी चुनौती खड़ी है, आज नहीं तो कल उसका फैसला आ जाएगा। और मेरे मित्रों, एक बड़ी योजना के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। तैयार है कि नहीं है? अभी कुछ तो हाथ नीचे ही है। मेरे मित्रों, तैयार है तो हाथ छोड़िए, जोरदार तालियां दीजिए कि हम इस योजना के लिए तैयार हैं। मेरे मित्रों, मेरा तो प्रण है कि इसी धरती पर रजत जयंती मनाया जाएगा। कोई बात नहीं, आया कोरोना, कोरोना को झाड़ू से मार करके कल हम लोग भगा दिए हैं। अब अगले 100 वर्षों तक कोरोना आने वाला नहीं है और 100 वर्षों तक कोई बीमारी नहीं आएगी। आएगी तो झाड़ू को सलामत रखना है। मैं सम्राट अशोक क्लब परिवार से निवेदन करूंगा कि जो झाड़ू मैं कल लगाया था, उस झाड़ू को जाते वक्त मुझे जरूर समर्पित करने का काम करिएगा, ताकि वो झाड़ू जब जब मैं अपने घर में उसको झाड़ूंगा तो मुझे याद आएगा कि यह अपने मुख्य अतिथि के लिए मैंने रास्ते को साफ करने वाला मेरा पवित्र झाड़ू है। और ये झाड़ू जब तक रहेगा, मेरा घर हमेशा चमकता रहेगा। मेरे मित्रों, और हमारे माननीय उत्तर प्रदेश प्रभारी जी, उनकी पत्नी बैठी है, सोच रहे हैं कि अगले बगल के हैं और जाकर के घर पर डांट न सुने कि भाई वो कह रहे थे आप क्यों नहीं कहे। तो निश्चित तौर पर मेरे मित्रों, आपको भी एक मिलेगा, जो जो लोग चाहेंगे उनको मिलेगा। लेकिन 25 है, जो आगे आएगा वो आगे पाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। चलिए, कोई आपाधापी नहीं, जो भी मोमबत्ती वगैरह का होगा हमारे जैसा हमारे माननीय संचालक महोदय बता दिए हैं वैसे हम लोगों को करना है। मेरे मित्रों, अंत में मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बातों का समापन करूंगा। मेरे मित्रों, कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तिका जलकर किरण का ह्रास बनती है। अरे जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। और अगले साल तो इतनी कम भीड़ नहीं रहेगी। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे। मेरे मित्रों, मैंने तो 1000 के लिए आवेदन किया था और 1000 की ही अनुमति मिली, लेकिन यहाँ तो 5000 लोग इकट्ठा हो गए। और मैंने अच्छा किया, हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने। मेरे मित्रों, सीओ साहब जब झंडारोहण कर रहे थे तो आमंत्रण जब हम लोग गए तो अस्किता रहे थे, कह रहे थे नहीं आप लोग कर लीजिए। लेकिन मेरे मित्रों, जब वो आए तो हम लोगों को एकांत में लेकर के बोले, अरे यार ये तो आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कल अकेले में मिलिए, अकेले में मिलिए, आप चलिए, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, अपने जो हमारे साथी कवरेज करके पूरे भारत के साथ दुनिया को दे रहे हैं, अपने मीडिया टीम को, अपने बाहरी मीडिया साथियों को, जो फोटो खींचने वाले हैं उनको, जाने अनजाने में जो भी हमारे इस क्लब के इस कार्यक्रम को सहयोग करने में सारे लोगों ने जो भी सहयोग प्रदान किया है, सबको सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से हम साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अगले 2022 के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत।